हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 जो है ये है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो यहाँ हमें जो सबसे पहले बताया जा रहा है ना, वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर 1 था आपकी बुक का, ठीक है, कौन सी बुक का? तो ये आपकी बुक थी एनसीईआरटी की, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आपने पहले ही पढ़ लिया है। क्या आप वो सारा कंटेंट रिकॉल कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा था? या आपको अगर थोड़ा भी ध्यान आ रहा होगा तो आप क्या देखते हो कि ज़्यादा जो उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे ना उस चैप्टर में, तो वो क्या थे? तो वो आपको बता रहे थे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का नेचर क्या है। और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा था, है ना। इंपॉर्टेंट जो आपकी ज्योग्राफी की ब्रांचेस है, इस ज्योग्राफी से कौन कौन सी ब्रांचेस एक स्प्राउट की तरह निकली हैं, वो हमने देखा था। आप अगर दोबारा उस बात को पढ़ें या उस चैप्टर को पढ़ें तो आप क्या देखते हो? आप उस लिंक को रिकॉल कर पाओगे जहां आपने देखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी निकली थी किससे? तो मदर ज्योग्राफी से। यानी कि ज्योग्राफी का जो एक पार्ट था आपका, वो क्या था? तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी ना हमें अपनी लाइफ में रिवीजन करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है, कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आना है, वैसे भी आप अगर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो हम चीज़ों को रिकॉल करते रहते हैं, बुरी बातों को नहीं, अच्छी बातों को। और उनमें पढ़ाई सबसे ऊपर है। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें ध्यान आएंगी और आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। किसे? तो ह्यूमन ज्योग्राफी विद दी मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी। तो जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी आप उसे पढ़ोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको ये भी ध्यान आएगा। आप ये भी जानते होंगे क्या कि ज्योग्राफी जो है ना, ये क्या है? तो एक इंटरैक्टिव, इम्पीरिकल और प्रैक्टिकल स्टडी है ना। ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, किसकी? इंटीग्रेटिव और इम्पीरिकल और प्रैक्टिकल स्टडी है ये। आप जब पहुंचते हैं कहाँ? ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही वास्ट है। और इसके हर ईच एंड एवरी इवेंट जो हो रहा है ना आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास, आपके आसपास के एरिया में, तो उन सबको आप क्या करते हो? तो आप ज्योग्राफी में स्टडी करते हो। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको ये कह रहे हैं कि क्या आप इस बात को रियलाइज़ करते हो कि आपका जो अर्थ है ना, ये दो मेजर कंपोनेंट से मिलके बना है। एक तो है आपका नेचर, जिसे हम कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा है लाइफ फॉर्म्स जो आपको यहाँ पर मिलती हैं, है ना। तो इन दो चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। और ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं ये क्या है? तो इनमें हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं। ये आपको कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाओ, किसकी? कि फिजिकल और जो ह्यूमन कंपोनेंट जो आपके आसपास है ना, उसकी आपको ये एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो क्या है? तो वो कहते हैं कि स्टडी है आपके आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट की। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मतलब जब आप इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं ये हमें एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। तो ये हमें कह रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में? जो आपका इन्वायरमेंट है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है। तो इन दोनों की जब आप रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलिए ज़रा देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different part of the world। कि आप अपने different part of world में क्या देखते हैं कि जो भी आपका social या economic difference आप एक जगह से दूसरी जगह पे देखते हो, तो वो ऐसा आप क्यों देखते हैं? तो इन सभी चीज़ों की जब आप स्टडी करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये हमें क्या बताते हैं कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट। किस फैक्ट के बारे में? कि कोर कंसर्न जो है ना ज्योग्राफी का, जिसे जब आप इसे एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी अर्थ जो है वो ही हमारा घर क्यों है। तो अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम सभी ह्यूमन बींग्स का ये ही घर क्यों है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं जो एलिमेंट्स जिसकी वजह से हम यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं आपके ज्योग्राफी में। तो आप अगर मेन इन लाइंस को देखें तो आपको ज्योग्राफी की स्टडी का मतलब समझ में आ जाएगा। क्या? कि यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ दिस ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड देम। ओके, आगे अगर हम और एम्फेसाइज करें ना अपनी स्टडी को,
तो हम क्या देखते हैं, नेचर और ह्यूमन बीइंग के बारे में हम देखते हैं। आपको ये भी रियलाइज़ होगा क्या कि ज्योग्राफी जो है गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म। आप ड्यूअलिज्म के बारे में देखते हैं, जैसे वाइड रेंज जो डिबेट जो आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है ना ज्योग्राफी में, वो क्या होती है, तो ये वेदर क्या है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग, मतलब या तो थ्योरी के बारे में आप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं नोमेथेटिक, और या तो हम क्या करते हैं इडियोग्राफिक यानी कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। तो थ्योरी पढ़िए या डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। तो कह रहे हैं कि वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और अप्रोच टू द स्टडी शुड बी रीजनल। आप जो इसकी स्टडी करते हैं ना वो या तो मतलब किसी पर्टिकुलर एक रीजन के बारे में कर रहे हैं, तो या ये क्या, इसे क्या कहते हैं, इसे सिस्टमैटिक कहते हैं, कि जब आप पर्टिकुलर किसी रीजन के बारे में, सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो आप देखते हैं। वेदर जोग्राफिकल फेनोमेना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली, कि आप जो जोग्राफिकल फेनोमेनाज हैं उनको थ्योरेटिकली या तो आप इंटरप्रेट करेंगे या आप क्या करेंगे, तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद भी आपको कह रहे हैं कि दीज हैव बीन इश्यूज, ये जो है ना इश्यूज है क्या, कि आपका जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है ना, जो उसके बेस पर आप फाइनल क्या करें, यू विल अप्रिशिएट दैट द डिकोटॉमी बिटवीन, डिकोटॉमी क्या होता है कि दो एक्सट्रीम के बीच में जब आप स्टडी करते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन, बिकॉज द नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स। ये दोनों क्या है, आपका जो ह्यूमन है और नेचर है, आप इनको अलग अलग करके स्टडी नहीं कर सकते, ये इनको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, ये इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, और इसीलिए कह रहे हैं शुड बी सीन हॉलिस्टिकली, इनको आपको हॉलिस्टिकली देखना होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या, कि नोट दैट बोथ फिजिकल और जो आपके ह्यूमन बीइंग है, या फिजिकल और जो ह्यूमन फेनोमिना है, आर डिस्क्राइब इन मेटाफोर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में भी हम क्या करते हैं, इनको सिंबल्स के थ्रू देखते हैं। आप जब यहाँ पर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है ना, उससे रिजेंबलेंस करते हुए हम बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कह रहे हैं कि वी ऑफन टॉक टू द फेस ऑफ द अर्थ, हम क्या बात करते हैं कि अर्थ का फेस कैसा है। आई ऑफ द स्टॉर्म की बात करते हैं कि आपका जो स्टॉर्म आता है तो उसकी आई है कहाँ पर होगी। रिवर जो है वो मुहाना मतलब कहाँ गिरती है, माउथ ऑफ द रिवर की बात करते हैं। स्नाउट यानी कि नोज ऑफ द ग्लेशियर की बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि काफ़ी रिजेंबलेंस है इनकी ह्यूमन बॉडी से ना। नेक ऑफ द इस्थुमस, इस्थुमस की हम नेक की बात करते हैं। एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या है कि हम इनको ह्यूमन से रिजेंबल करके देखते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ये कहते हैं कि जब आप किसी रीजन, सिमिलरली रीजन्स के बारे में देखें, विलेजेस के बारे में देखें, टाउन्स के बारे में देखें, तो इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, और आगे इन्होंने हमें क्या बताया है कि जर्मन जोग्राफर जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं स्टेट या कंट्री को कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। आपकी जो नेटवर्क है रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, तो हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, कि जिनके थ्रू क्या होता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन आप क्या फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, वैसे ही इन नेटवर्क के थ्रू, जो रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटर के थ्रू क्या हो रहा है कि आपकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो इनको आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि कैन यू कलेक्ट कुछ टर्म्स और कुछ एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ऑन लैंग्वेज, कि आप अपनी लैंग्वेज के कुछ टर्म्स और एक्सप्रेशन को इस तरह से बता सकते हो जिससे कि इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ की हों। अब जो बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो क्या होता है कि क्या कैन वी सेपरेट किसको, नेचर और ह्यूमन को, व्हेन दे आर सो इंटीग्रेटली इंटरवीन्ड, की जबकि ये एक दूसरे में इतनी ज़्यादा इंटरवीन्ड है, तो क्या आप इनको अलग कर सकते हैं। तो आपसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, और आगे ना ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्होंने कुछ डिफाइन किया है और किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है ये भी आपको बताया। जैसे रेज़ल है, रेज़ल जो है वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी है किसकी, ये जो रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटी का और अर्थ सरफेस का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो यहाँ जो सिंथेटिक वर्ड है ना, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है ना। और वहीं जो LNC सैंपल है वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक स्टडी है किसकी, जो आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ना, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अर्थ भी स्टेबल नहीं है और मैन भी स्टेबल नहीं है, वो भी रेस्टिंग करता, वो भी बस काम करता रहता है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इन दोनों का जो रिलेशनशिप किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायनामिज्म की बात की गई है ना, इन द रिलेशनशिप इज द कीवर्ड। तो यहाँ पर सैंपल ने आपके डायनामिज्म को जो है ज़्यादा मतलब
फोर्स किया है इस वर्ड के ऊपर। वहीं आपके जो पॉल विदल दे ला ब्लाचे हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कंसेप्शन रिजल्टिंग किससे, फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज, जब आप ज़्यादा सिंथेटिक नॉलेज लेते हैं ऑफ द फिजिकल लॉज एंड गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बीइंग विच इनहेबिटेड, कि आपने क्या किया, आपका जो अर्थ है वो किन लॉज के थ्रू चल रहा है और वहाँ पर जो लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जो रिजल्ट निकालते हैं, जो सिंथेटिक करते हैं, तो वही है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपके ब्लांचेस कहते हैं। तो यहाँ क्या है, इन्होंने एक नए कॉन्सेप्शन की बात की है। किसकी बात की है, तो इंटर रिलेशनशिप किसकी, अर्थ की और ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पर ये कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी की आपको कुछ डेफिनेशंस दे के समझाने की बात की गई है कि किस तरह से अर्थ और ह्यूमन का रिलेशन जो है वो आपके ज्योग्राफर्स किस तरह से लेते हैं। अब ये कहते हैं कि जब आपने आपके 11th की बुक पढ़ी ना, एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, तो वो उस बुक का जो नाम था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो क्या आप जानते हो, क्योंकि आप 11th का पढ़ के ही तो आप 12th में आए ना, तो डेफिनेटली आपसे 11th की बात तो की जाएगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस एलिमेंट को आपने वहाँ पर बहुत पढ़ा होगा, जैसे लैंड फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा, आपने सॉइल के बारे में पढ़ा, आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, आपने वाटर के बारे में पढ़ा, आपने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, है ना, और बहुत डिफरेंट तरह तरह के जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फाउना है आपने उनके बारे में पढ़ा। तो क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिनकी वजह से क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड थ्रू देयर एक्टिविटीज ऑन द स्टेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट, की मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट ने जो आपको ह्यूमन बीइंग को, हमको जो चीज़ें प्रोवाइड की, उसके बेस पे हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मतलब क्रिएट की हैं। तो क्या आप उनके लिस्ट बना सकते हैं। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। और यहीं पर हम बात करते हैं आपके हाउसेज, विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट, आइटम्स ऑफ आर डेली यूज एंड all other elements of material culture have been created by human being। क्योंकि आपको पता है ये सब किसने क्रिएट किया है, घर किसने बनाया, गांव किसने बनाया, सिटीज किसने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है ना। आपके जो ये रेल नेटवर्क है किसने बनाया है, इंडस्ट्रीज किसने बनाई हैं, फार्म, पोर्ट, आइटम, ये जो डेली के जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये सब ऑफकोर्स हम ह्यूमन बींग्स ने ही क्रिएट किए हैं ना। और किस तरह से क्रिएट किए, जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट ने जो हमें चीज़ें, जो हमें रिसोर्सेज दी, उन्हीं से तो हमने ये बनाया है, कुछ हमने खुद से थोड़ी ना क्रिएट किया है। तो ये जो हमें नेचर ने दिया हमने उसी से क्रिएट किया है। तो कहते हैं वाइल फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, तो हमने इस फिजिकल एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है ना कि इसका हमारी लाइफ पर भी आप बहुत अच्छा असर देखते हैं। हमने एक तरीके से अपने रहने लायक बहुत सी चीज़ों को बना लिया है ना। तो यहाँ ये चीज़ें हमें बताने की कोशिश की गई। अब आगे ये आपको कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, की ह्यूमंस का जो नेचुरलाइजेशन है और जो नेचर का जो ह्यूमनाइजेशन है, इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़िए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब क्या, जो नेचर, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको कैसे ह्यूमन ने ह्यूमनाइज कर दिया, मतलब उसको किस तरह से चेंज कर दिया है, और वहीं जो ह्यूमन है उसको किस तरीके से नेचर के अगेंस्ट, नेचर के थ्रू चेंज किया है, या नेचर से ताकि हम यहाँ पर रह सकें तो हमने किस तरह से चेंज किया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, आपको पता है इंटरेक्ट करता है किससे, जो भी आपके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट है हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसको प्रोड्यूस करने में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, समझ रहे हैं। तो बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद दी हेल्प ऑफ व्हाट टूल, आपने किस टूल, किस टेक्निक के यूज से आपने ये चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, आपने ये क्रिएट किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये जानें। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, कि हमारी सोसाइटी का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आप ये जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मतलब अगर हम पहले की बात करें तो ये क्या थे, तो इन्होंने ये मतलब सक्षम थे कि इन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना। और जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तभी तो, मतलब वो कैसे डेवलप हुई है, जब हम नेचर को समझ पाए हैं, जब हम नेचुरल लॉज को समझ पाए हैं, तभी तो हम ये सारी चीज़ें कर पाए हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है, जैसे कि आपने जब फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है, जब गर्मी होती है, इस चीज़ को समझा तो फायर को क्रिएट किया गया है ना, डिस्कवर किया कि फायर। और उसी तरीके से जब आपने डीएनए के जो सीक्रेट्स हैं उनको समझा तो बहुत सी तरह की जो जेनेटिक जो बीमारियां हैं उनका इलाज निकाला गया। तो समझ रहे हैं किस तरह से एक चीज़ को समझ के हम दूसरी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया, तो एरोडायनामिक जो लॉज हैं
उनको यूज करके हमने फास्टर प्लेन्स बनाए हैं। और अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो नेचर के बारे में हमारी नॉलेज है ना, वो जानना, मतलब नेचर को जानना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेचर को जानोगे तभी आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं ना। और टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, लूज इन द शैकल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, कि उससे जो है आपके ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर जो इनका इन्वायरमेंट का इफेक्ट है हम उसको और ज़्यादा शैकल कर सकते हैं। आपकी जो कहते हैं अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन है ना, मतलब ह्यूमन बींग और जो आपके नेचर का जो एक इंटरेक्शन है, ये जो है ना, इसका ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा आप इफेक्ट देते, ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इट, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका। इन्होंने क्या किया, दे अडेप्टेड टू डिक्टेट ऑफ नेचर, मतलब नेचर ने जिस तरीके से इनको डिक्टेट किया है इन्होंने उसको अडेप्ट कर लिया है। और ये ऐसा क्यों हो पाया है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो, उस टाइम पर बहुत कम था, और जो ह्यूमन सोसाइटी थी ना डेवलपमेंट की, वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे थी। तो इसीलिए उस टाइम पर जैसे हमें जैसा हमें नेचर कहता था हम वैसा करते थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे, उसी के अकॉर्डिंग रहते थे। तो इस तरह के जो स्टार्टिंग वाली जो फेज थी ना, उसको जो कह रहे हैं कि उस टाइम पर नेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, या नेचर का बहुत ज़्यादा फोर्सफुल थी नेचर, हम मतलब नेचर के अकॉर्डिंग ही जो सारी चीज़ें की जाती थी। तो इसको कहा जाता था, इस जो टर्म है इसके लिए यूज़ की जाती थी, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या कहते थे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसे कहा जाता था। किसको, कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, जो आपकी स्टार्टिंग की सोसाइटी थी, और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर था ना, उनके बीच का जो रिलेशन था, इसे कहते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब क्या हुआ, एट दैट स्टेज आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लो थी, डेवलपमेंट जो था वो बहुत लो था, तो आप जो भी करते थे या ह्यूमन बीइंग जो भी करता था वो कैसे करता था, तो वो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। तो वो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था कि जैसा हमें क्रिएट किया गया हम वैसे ही थे, हम नेचर की बात सुनते थे और नेचर से बहुत डरते भी थे, इसीलिए नेचर की बहुत ज़्यादा पूजा भी की जाती थी, है ना। किसको पूछते हैं, जिससे हम डरते हैं, जो हमें लगता है कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उसे पूछते भी थे। अब यहाँ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का एक इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जिससे कि आपको क्या हो कि जो आपका जो टर्म यूज हुई है ना, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से, जैसे ये एक आपके बैंडा हैं, क्या है, ये जो बैंडा जी हैं ये कहाँ रहते हैं, इन दी वाइल्ड्स, मतलब जंगल में रहते हैं। अबुझमाद एरिया है सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पर। अब ये जो विलेज में जहाँ पर रहते हैं ना, तो वहाँ पर 3 हट्स हैं, काफ़ी फॉरेस्ट वाइल्ड में जाके, काफ़ी फॉरेस्ट में जाके एक 3 हट्स हैं, और वहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, तो बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स जो है वो भी यूजुअली मतलब दिखाई देंगे। क्राउड विलेज कैन बी सीन इन दीज एरियाज, मतलब सिर्फ यही चीज़ दिखाई देंगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। और आप क्या करते, तो ये जो यहाँ पर ये जो बैंडा जी रहते हैं, तो ये पहनते क्या है, तो लॉयन की जो क्लॉथ है वो पहनते हैं, और इनके हाथ में एक एक्स रहती है, कुल्हड़ रहती है, और ये पैंडा, मतलब ये फॉरेस्ट को यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, पैंडा, पैंडा में सर्वे कर रहे हैं। और वहाँ की अपनी जो ट्राइब प्रैक्टिसेस है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें ये क्या करते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है बैंडा और जो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, तो उसमें कुछ स्मॉल पैचेस को जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करते हैं, वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, और वहाँ पर उनको फिर जला देते हैं, और उन्हीं के एश से जो है सॉइल को फर्टाइल किया जाता है। बैंडा जी बहुत खुश है अपनी लाइफ में, महुआ के ट्रीज को देख रहे हैं, वहाँ पर फूल खिल रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं इस बात से, और अपने आप को बहुत लकी फील करे कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं इस खूबसूरत इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ। यहाँ पर वो खिलते हुए देखते हैं किसको, तो महुआ, पलाश, साल ट्रीज को देख रहे हैं, और उन्हीं के बीच में रहते हैं, शेल्टर्ड हिम, क्योंकि ये इन्हीं के बीच में बचपन से पले बड़े हैं। पैंडा जी क्या है, ग्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड करते हुए मोशन में जा रहे हैं, और स्ट्रीम में वो ग्लाइड करते हुए जाते हैं, तो फिर वो नीचे की तरफ गए हैं, और उन्होंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए ऐसे पाम से पानी लिया और पी लिया है, और वो कहते हैं, वो थैंक करते हैं किसको, लोई लुगी को। अब ये लोई लुगी क्या है, तो लोई लुगी जो है ना, ये स्पिरिट है फॉरेस्ट की, वो फॉरेस्ट की स्पिरिट को लोई लुगी के नाम से पुकारते हैं, और उसको थैंक करते हैं कि उनकी वजह से उनकी प्यास बुझ पाई है। बैंडा जो है वहीं से कुछ पत्ते तोड़े, वहीं से कुछ रूट्स तोड़ी और खाया, चबाया, और फिर आगे बढ़ गए हैं। अब वो और उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो गजहार और जो कुचला है वो अपने ही इसी फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। ये कुछ स्पेशल तरह के प्लांट्स हैं, और बैंडा जो है ये इनको मतलब इनके लोगों ने इनको बताया है कि भाई इनका क्या क्या यूज़ है, और वो जो स्पिरिट है जो फॉरेस्ट की, उसको वो क्या कहते हैं, कितनी काइंड है जो हमें ये इस तरह की हर्ब्स दे रही हैं। अब ये जो गजर और जो कुचला वगैरह जो इन्होंने कलेक्ट किया, क्यों किया है, क्योंकि ट्राइबल फेयर होने वाला है। इसमें बार्टर सिस्टम, जिसमें आप एक चीज़ दे के अपनी यूज़ की चीज़ ले लेते हैं, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। तो उसमें जो है
इसको वो देंगे। और ये जो ट्राइबल मेला कब लगेगा, तो फुल मून वाले दिन लगेगा। जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ये याद करने में कि और क्या क्या चीज़ें इनके पूर्वजों ने इनको बताई थी जो कि ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो सोचते कि यार इनको थोड़ा और अच्छे से याद आना चाहिए था कि हाँ भाई क्या और इनको ये और क्या कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अचानक से नहीं, इनको कुछ पत्तों की खनकने की आवाज़ आती है। तो बैंडा और उनके फ्रेंड्स जो हैं अचानक से उनको पता लग जाता है ना कि पत्ते खनक रहे, मीन्स कोई आ रहा है। तो ये फिर क्या करते हैं, जंगल में दोबारा से छुप जाते हैं। ऐसा धीरे धीरे जाके अंदर अपने फिर से डिसअपियर हो गए। कहाँ पर, तो जो घने वन थे, घने घने पेड़ थे, उनके बीच में जाके ये छुप जाते हैं। और ये फिर से वही थैंक करेंगे कि भैया इतने बड़े बड़े वन हैं जिसमें ये छुप पाए और उनकी जान बच पाई। तो ये बैंडा जी की इन्होंने आपको एक स्टोरी बताई है और इसमें प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये लोग, ट्राइब्स जो है ये अभी भी रहती हैं और नेचर में बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज पे हैं और ये थैंक करते हैं नेचर को कि इनकी वजह से इनकी लाइफ बच पाती है। तो इन्होंने यहाँ पर आपको एक स्टोरी बता दी। अब ये आगे क्या कहते हैं कि ये जो स्टोरी आपने बॉक्स में देखी ना, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है किसका, हाउस होल्ड जो है, जो कि इकोनॉमिक, मतलब जहाँ वहाँ पर जो भी घर है ना वो क्या है, तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक सोसाइटी जो नेचर के साथ रहती है उसका एक एग्जाम्पल है। तो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, रीड अबाउट अदर, आप इसी तरह से और अदर जो आपकी स्टोरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर प्रिमिटिव सोसाइटी जो है कंप्लीट हार्मनी में रहती है नेचर के साथ। और आप क्या रियलाइज करोगे कि जितने भी आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी के जो एग्जाम्पल्स देखोगे ना, कि इसमें ये जो लोग रहते हैं ना, ये नेचर को कितना पावरफुल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, रिवर्ड कर रहे हैं ना, आदर कर रहे हैं और उनका संरक्षण करते हैं। तो आप क्या देखते हो कि डायरेक्ट डिपेंडेंस है किसके ऊपर, तो डायरेक्ट डिपेंडेंस है ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर नेचर के और उसके रिसोर्सेज पर, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना इस तरह की सोसाइटी का, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना उन्होंने इन्वायरमेंट को समझना शुरू किया और जो फोर्स है नेचर की पैसेज ऑफ टाइम में उसको समझना शुरू किया। तो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलप हुआ, बेटर हुआ, उसने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और फिर इससे क्या होता है कि दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ, कि अब वो किस स्टेट से, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत की स्टेट से अब वो फ्री हो जाते हैं और वो क्रिएट करते हैं पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, किस बात की, विद द रिसोर्सेज जो आपके पास है, उन जो आपके इन्वायरमेंट ने आपको दी है उसमें आप पॉसिबिलिटीज ढूंढते हो। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है क्रिएट करती हैं कल्चरल लैंडस्केप। हाँ, और जो आपके जो इम्प्रिंट्स हैं ह्यूमन के, वो क्या करते हैं, तो एक्टिविटीज जो है वो हर जगह क्रिएट कर रहे हैं आपके ह्यूमंस, जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं हाईलैंड्स पे, या फिर ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, मतलब ये जो बड़े बड़े शहर जो फैले हैं, ये जो फील्ड्स हैं, ये जो ऑर्किड्स हैं, ये ऑर्चिड्स जो हैं, ये पास्चर प्लेन जो हमने बनाए हैं, ये जो रोलिंग हिल्स हैं, यहाँ पर जो आपने पोर्ट्स देखे कोस्ट के पास, ये सभी क्या है, ह्यूमन बीइंग ने डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की और ये सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना। ओशियानिक रूट्स हैं ओशियन सरफेस पे, तो ये सब किसने किया, तो ये धीरे धीरे ह्यूमन ने क्रिएट किया है। आपने सैटेलाइट्स स्पेस में बनाए हैं, तो ये आपका ये जो सारी चीज़ें आपने क्रिएट की हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म। क्या कहते हैं, अर्लियर स्कॉलर्स ने इसको टर्म दी है पॉसिबिलिज्म। तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और दूसरा आपने क्या पढ़ा, पॉसिबिलिज्म के बारे में। अब आपने पॉसिबिलिज्म देख लिया जहाँ पर हर तरह से आप डेवलप कर रहे हैं, और आपने इन्वायरमेंटल भी वो देख लिया, डिटर्मिनिज्म भी देख लिया। तो नेचर जो है ना प्रोवाइड करती है आपको अपॉर्चुनिटीज और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। तो आपने क्या किया सॉरी तो आपने क्या किया, नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया, इस तरीके से आपने उसको यूज किया है। और यूज ऑफ दीज स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। आपने ह्यूमन एंडेवर के इम्प्रिंट्स को देखा है। तो आप एक तो आपने यहाँ पर देखा कि नेचर का किस तरह से यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि नेचर को किस तरह से ह्यूमनाइज किया गया है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ट्रॉन्डहेम का। ये ट्रॉन्डहेम जो है ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्वे में है। तो कह रहे हैं विंटर्स इन द टाउन ऑफ ट्रॉन्डहेम मीन्स फियर्स विंड्स, बहुत तेज विंड चलती हैं, हैवी स्नो होगी, स्काई काफ़ी डार्क होता है, महीनों तक मतलब यहाँ पर उजाला नहीं होता है। तो ये जो करी है, ये करी क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते हुए अपने काम पे जा रहे हैं, और सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन तब भी अंधेरा है और ये ड्राइव करके जा रहे हैं। जिस गाड़ी से ये ड्राइव करके जा रहे हैं ना, उसके टायर्स जो हैं विंटर्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और जो उसके हेडलाइट्स है काफ़ी पावरफुल है। तो उन्होंने हेडलाइट्स का अपना ऑन कर लिया है
और इनका जो ऑफिस है ना वहाँ पर भी उसको 23 डिग्री तक जो है आर्टिफिशियली गर्म कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर कंफर्टेबली लोग काम कर सकें। और इनकी जो यूनिवर्सिटी है ना, कैंपस की यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है जिसमें ये काम करते हैं, वो ग्लास डोम के अंदर बना हुआ है। ये जो ग्लास डोम है ये क्या करता है, तो ग्लास डोम जो है वो एक तो सबसे पहले यहाँ से जो है आपके बर्फ़ को अंदर नहीं आने देगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। और समर में मतलब यहाँ पर जो है सनलाइट आती है तो जिससे वो टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। तो दो तरह से ये काम करता है आपका ग्लास डोम, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और लाइटिंग भी एडुकेट देगा। तो और यहीं पर करी को फ्रेश वेजिटेबल्स और प्लांट्स जो हैं, यहाँ पर ये काफ़ी हार्श वेदर है तो ये फ्रेश वेजिटेबल और प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन करी क्या करते हैं तो ऑर्किड्स को अपने डेस्क पे रखते हैं और जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे कि बनाना और कीवी उनको एंजॉय कर रहे हैं। कैसे एंजॉय कर रहे हैं भाई, जब वहाँ पर उगता ही नहीं है तो क्यों, क्योंकि ये फ्लोन करके मतलब उड़ के इनके पास पहुँची हैं। हाँ, और रेगुलरली इन लोगों के पास पहुँचती रहती हैं। एक जस्ट इन्होंने माउस का क्लिक किया कंप्यूटर पे और करी ने जो इनका कलीग जो दिल्ली में था उससे अपना कांटेक्ट किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और इसी तरह से इनकी सुबह होती है। शी फ्रिक्वेंटली टेक्स अ मॉर्निंग फ्लाइट टू लंदन, और मॉर्निंग में ये फ्लाइट लेते हैं लंदन की और रिटर्न हो जाते हैं इवनिंग में और अपनी फेवरेट टीवी सीरियल अपने घर पर देख रहे हैं। तो करी जो है ना ये 58 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ये 30 मतलब काफ़ी यंग दिख रहे हैं। मतलब जो 30 ईयर्स के जो अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, नॉट इन कंट्री, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, वो 30 में जो दिखते हैं वो 58 में दिख रहे हैं, इतने यंग दिखते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि इन्होंने नेचर को अपने अकॉर्डिंग बना लिया है ना। तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दे दिए। अब ये कह रहे हैं क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह का लाइफस्टाइल। यहाँ पर क्या है, किस तरह का करी का क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है ना। जो लोग हैं ट्रोंडहेम में, और जो ये क्या है, तो ये नेचर में जो हार्शनेस है, जो प्रतिबंध लगाए हैं एक तरह से नेचर ने, उनसे ये ओवरकम कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या आप इस तरह के और इंस्टांसेस को देख सकते हो या उनके बारे में जानते हो, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स बता सकते हो। और इस तरह के एग्जाम्पल्स जो ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको कहीं पे भी दिख जाएंगे वर्ल्ड में। इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपके एक जोग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने एक अदर कॉन्सेप्ट दिया मिडल पाथ का, पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच का इन्होंने दिया। और उसे जिसे जैसे कि मध्यम मार्ग आपके बुद्ध ने दिया था, तो उसके बीच का जो कॉन्सेप्ट दिया उसे कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब सॉरी, तो ये जो नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इसके बारे में ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनिज्म की तरफ मत जाओ, नियो डिटर्मिनिज्म की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, दोज ऑफ यू हु लिव इन सिटीज़, जो आपकी सिटीज़ में आप सभी रहते हैं, और दोज हु हैव विजिटेड अ सिटी, या फिर जो कभी सिटी जा चुके हैं और सिटी को देख चुके हैं, तो उनको पता होगा, माइट हैव सीन, कि आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा। तो ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, रेड लाइट जो होती है वो किस लिए होती है, स्टॉप के लिए। एम्बर लाइट किस लिए होती है, जो गैप होती है रेड और ग्रीन लाइट के बीच में, कि टू गेट सेट, कि आप अब रेडी हो जाओ जाने के लिए। एंड ग्रीन लाइट किस लिए होती है, टू गो। तो इस तरह से 3 लाइट्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या शो करता है, नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि आपकी एक तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी की स्टेज थी जिसे हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा कि नेचर ने जैसा दिया उसी में हम जी रहे हैं, और एक दूसरी कंडीशन होती है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कह रहे हैं, कि सब कुछ उन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट। हम अगर नेचर को ओबे करें तो हम इसे जीत सकते हैं। तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल। जब रेड सिग्नल हो जाए ना तो हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। रेड सिग्नल का मतलब क्या है, रुक जाओ। एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट, कि आप जो अपने डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहे हो ना, तो नेचर को जो आप परमिट कर रहे हो या उसमें जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो अब आपको रुकने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी कैन बी क्रिएटेड, कि पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हो विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज, कि आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट करो, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट को डैमेज करने लग जाए तब आप क्या करो, रुक जाओ। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप नहीं रुकोगे तो फ्री रन which the developed economies attempted to take has already resulted in the greenhouse। तो जहाँ पर भी जो मतलब आपने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, तो फिर जब आप रुक जाते हो तो दोबारा से ग्रीन सिग्नल हो जाता है ना।
अब आप क्या हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि फ्री रन मतलब आप बस दौड़े जा रहे हो और रुक ही नहीं रहे हो और आप बस क्रिएट किए जा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हो गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ने लग गया, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया, ओजोन लेयर आपकी घटने लगी, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ गया आपका अचानक से पूरे वर्ल्ड का, रिजीडिंग ग्लेशियर्स पिघलने लग गए, आपकी जो लैंड है वो डिग्रेड होने लग गई। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ पॉसिबिलिज्म की तरफ भागते हो तो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, ये एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है, बिल्कुल मतलब नलीफाई करता है कि या तो आप ये लो या ये लो, इसके मतलब इसे कहते हैं डाइकोटॉमी। तो डिकोटॉमी ये जो है इन दोनों के बीच को, ये इसके जो इफेक्ट है इसको क्या करता है, ये नलीफाई करता है। कौन सा आपका कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है नियो डिटर्मिनिज्म का। अब अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी किसको देखेंगे, कॉरिडोर ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में चेंज हम देखेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में चेंज देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए ज़रा देखते हैं ये जो आपका प्रोसेस है किसका, एडेप्टेशन का, कि किस तरह से आपने अडेप्ट कर ली चीज़ें, किस तरह से आप एडजस्ट कर रहे हैं विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया और क्या स्टार्ट किया, द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि आप किस तरह से सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं, डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेज में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है ना, उनमें हमने मॉडिफिकेशन किया। अगर आप इमेजिन करें बिल्कुल बिगनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका जो इंटरेक्शन था ना इन्वायरमेंट के साथ, या हम ये कहें कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन था वो हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इसकी जो रूट डीप है वो हिस्ट्री में आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसर्न ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैव ए लॉन्ग टेम्पोरल कॉन्टिनम, कि आप टाइम के गैप के थ्रू इसे देख सकते हैं कि द अप्रोचेज ऑफ आर्टिकुलेट देम हैव चेंज्ड ओवर टाइम, कि किस तरह से टाइम के साथ साथ आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ये चीज़ें हैं, अप्रोचेज हैं, वो किस तरह से चेंज हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो डायनामिज्म है, मतलब टाइम के साथ साथ ये जो चेंजेस हैं, अप्रोचेज एंड थर्स्ट शोज द वाइब्रेंट नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ये जो आपके डिसिप्लिन है इसका वाइब्रेंट नेचर आपको पता चला किस तरह से टाइम के साथ साथ ये आपके कॉन्सेप्ट्स अप्रोचेस भी चेंज हो रही हैं। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि बहुत छोटा या बहुत कम आपका इंटरेक्शन था डिफरेंट सोसाइटीज़ का, और जो हमें नॉलेज थी एक दूसरे की वो काफ़ी लिमिटेड थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह गए, इन्फॉर्मेशन ली और एक जगह से दूसरी जगह दी। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक दूसरे के बारे में जाना, है ना। नेविगेशन स्किल्स जो थी वो भी पहले डेवलप नहीं थी, बहुत मुश्किल से और बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन फिर लेट 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो आपके यूरोप के एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये जो मिथ और मिस्ट्रीज थी ना दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, वो भी खुलने लग गई, वो भी मिस्ट्रीज ओपन होने लग गई। क्योंकि जैसे ही आप दूसरी जगह पहुंचते हो तो रियलिटी पता लगती है ना आपको। आपने कोई सुनी कहानी और बस वो बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या फिर आप उसके बारे में एग्जैक्ट समझ पा रहे हैं जब आप उसे देखते हैं, तो कितना डिफरेंस होता है। तो कॉलोनियल पीरियड जो था ना, उसने क्या किया कि उसने और एक्सप्लोरेशन की तरफ हमें आगे बढ़ाया। रिसोर्सेज जो थी डिफरेंट रीजन्स में, उनके बारे में हमने जाना और हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो जो हमारी इंटेंशन थी वो क्या थी, नॉट टू प्रेजेंट एन इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट, कि हम सिर्फ हिस्टोरिकल अकाउंट को नहीं देखना चाहते थे, हम ये भी देखना चाहते थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, धीरे धीरे किस तरह से डेवलप हो रही है। तो ये आगे ना एक आपका टेबल है उसमें हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जो सब फील्ड्स है ज्योग्राफी की, उसमें किस तरह से हमने इसे डिवाइड करके इसे जाना है। अब जैसे हम देखते हैं कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स है, जैसे या किस में है ये, तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो आपके डिफरेंट ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स है या वेलफेयर स्कूल्स है, इनका कंसर्न क्या है, मेनली ये क्यों इस तरह से हमने इनको सेग्रीगेट किया है। तो इसलिए ताकि हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना ह्यूमन बीइंग के या सोशल वेलबींग के, उसको हम जान सकें, इसलिए हमने इसे इस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है। इसमें हम और चीज़ें क्या देखते हैं, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़, हेल्थ और एजुकेशन जो है, उन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जोग्राफर जो थे ना, उन्होंने इसके ये सिर्फ ये नहीं किया कि आपको जोग्राफी पे को सिर्फ एक पेपर पे डाल के दे दिया है, उन्होंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि जो सोशल वेलबींग है वो किस तरह से होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में जो किस तरह से हम इनको आगे और पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी बताने की कोशिश की है। तो ये था वेलफेयर के बारे में, ठीक है, या ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में। एक होता है आपका रेडिकल स्कूल। रेडिकल स्कूल क्या होता है, जिसे कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन। तो ये जो थॉट है ये क्या बताता है, तो इसमें मार्क्स थे या मार्क्सियन थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि रियल रीज़न क्या है कि कहीं पर पॉवर्टी है, कहीं पर कुछ कम है, डेप्रिवेशन है या सोशल इनइक्वालिटी है, इसके मेन रीजंस क्या हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं।
तो जो समकालीन कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्यों हुई, जब आपका डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म हुआ तो वो सब क्या चीज़ें हैं, इनसे ये चीज़ें किस तरह से हुई, तो इन सब चीज़ों के हम रेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं जो आपका बिहेवियरल स्कूल है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या है, तो उसका जो एम्फेसिस आप देखेंगे तो वो क्या है कि लाइव एक्सपीरियंस है और आपका जो परसेप्शन है किसी स्पेस के बारे में, सोशल कैटेगरीज के बारे में, एथनिसिटी के बारे में, रेस के बारे में, रिलीजन के बारे में, तो वो हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ में। फिर हम आगे देखें कि आपकी जो ज्योग्राफी की फील्ड्स और उसकी जो सब फील्ड्स है ना ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो क्या है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि ये एक तरह से एक कोशिश की जाती है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए कि डिफरेंट जो ह्यूमन लाइफ के एलिमेंट्स हैं और जो वो कहीं पर रह रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब आप इसको जानने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, ये एक तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ये क्या, ये डेवलप होता है काफ़ी क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन, इसके साथ साथ इसके अदर जो सिस्टर डिसिप्लिन हैं उनके साथ इनका एक आपका पूरा एक इंटरफेस होगा। सोशल साइंस के अगर आपको समझना है या आपको एक्सप्लेन करने हैं ह्यूमन एलिमेंट्स को जो आपके अर्थ के सरफेस में, तो इसलिए हम इनको सिस्टर डिसिप्लिन में भी देखते हैं। अगर आप देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज का, तो कहते हैं आप जब एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, नए सब फील्ड जो इमर्ज हो रहे थे और ये सब क्यों हो पाया, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हो पाया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो कहने कि आप इसका 1.1 और 1.2 एक बार टेबल देख लें तो आप नोटिस कर पाएंगे क्या कि कितनी लार्ज और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब ज्योग्राफी सिर्फ ये नहीं कि आपने देखा कि भाई क्या अर्थ है और क्या ह्यूमन बीइंग है, नहीं, आप देखोगे हमने कितना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसे बांटा हुआ है। ये जो आपने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है ना, तो ये एक्सपेंड करता है रियल्म ऑफ, मतलब रियलिटी बताता है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की, बाउंड्रीज बताता है, ये जो सब फील्ड्स हैं इनको किस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप है। कई बार तो आप देखोगे कि बांटी हुई है डिफरेंट कैटेगरी में लेकिन एक तरह से एक ओवरलैप कर रही होती है। तो इस बुक में आप ये देखेंगे, इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखोगे और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए भी दी जाएंगी, केस स्टडी आप देखेंगे और ये आपको बताएंगे कि इंपीरिकल इंस्टांस जो हैं वो किस तरह से इस सब्जेक्ट को बेटर बनाते हैं। अब एक बार जरा मैं चाहूँगी हम इसकी टेबल्स देख लें। जैसे 1.1 इसकी जो टेबल है वो आपको क्या बताती है, ब्रॉड स्टेज एंड थर्स्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे आपके अर्ली कॉलोनियल जो पीरियड था ना, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक्सप्लोर किया, डिस्क्रिप्शन देखी, ये हमारी अप्रोच थी कि हम एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इसमें हमने देखा इंपीरियल और ट्रेड इंटरेस्ट जो थे वो प्रॉम्प्ट थे, तो डिस्कवरी हुई, एक्सप्लोर किए गए नए एरियाज़ को। एक एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन होती है किसकी, किसी एरिया की, पर्टिकुलर किसी एरिया में क्या क्या चीज़ें ज्योग्राफिकल अकाउंट में हमने देखी, वो सारी चीज़ें हम अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हम बस इस फेज पे देखते हैं। वहीं जब लेटर कॉलोनियल पीरियड आता है तो इसमें हमने रीजनल एनालिसिस किए हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या है। तो इसमें हमने जो छोटे छोटे आपके जो रीजन्स हैं कहीं पर, तो उनको हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। जैसे यहाँ पर क्या होता है, तो आइडिया था क्या कि जितने भी आपके रीजन्स हैं ना, उन सबको जोड़ के हम पढ़ें तो ओवरऑल हमें अर्थ का पता चले कि कहाँ पर क्या चीज़ है और क्यों है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को समझ के एक पूरे अर्थ को समझ सकें। वहीं अगर हम 1930 में देखते हैं, जब आपका वॉर वाला पीरियड था ना, तो हमने एरियल डिफ्रेंसिएशन देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस था कि हम पर्टिकुलर किसी एरिया को समझें और वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो और जगह से डिफरेंट क्यों है, इन चीज़ों के बारे में जानें। ठीक है, फिर हम जब 50-60s में जो ज्योग्राफी में चेंज देखते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा। कैसे पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर और सोफिस्टिकेटेड टूल्स का जो है वो यूज़ किया गया था, तो लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो अप्लाई किया गया, मैप्स बनाए गए, एनालाइज किया गया ह्यूमन फिनोमेना को। इस फेज में ना क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ है और जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, तो मैपल यानी कि मैप पैटर्न जो था डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वो करना। फिर हम आते हैं 70s में, तो उस टाइम पर हम ज्योग्राफी में क्या चेंज देखते हैं, तो ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल के बारे में इमरजेंस हुई है। ठीक है, तो इन तीन स्कूल्स का जब इमरजेंस हुआ तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर डीह्यूमनाइज्ड मैनर जो है डूइंग ज्योग्राफी, और जो तो हमारे 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जिससे कि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी भी हम देखते हैं इन 3 स्कूल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमें 70s में देखने को मिलती है। अगर हम 90s में आए तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो हुई है ज्योग्राफी की ना, ज्योग्राफी में जो पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, मतलब मॉडर्निज्म के आगे वाली स्टेज में हमने क्या देखा कि जनरलाइजेशन किया जा रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज की जा रही है, मतलब
ओवरऑल हर चीज़ को इस तरह से देखा जा रहा है, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, इस बात को समझा जा रहा है कि लोकल कंटेक्स्ट में और जो उसके खुद के रियल कंटेक्स्ट हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इनके बारे में चीज़ें। तो आप देखते हैं कि एरा बाय एरा किस तरह से डिफरेंट स्टडीज़ की जा रही है ज्योग्राफी की। अब हम बात करते हैं कि हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको किस किस सिस्टर डिसिप्लिन में पढ़ते हैं सोशल साइंस की। तो सबसे पहले जैसे हम सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसकी अगर आप सब फील्ड देखोगे तो जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी आप देखते हैं तो उसकी सिस्टर डिसिप्लिन कौन सी है, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़नी है, साइकोलॉजी देखें। आपको सोशल वेलबींग ज्योग्राफी देखनी है तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखो। ज्योग्राफी ऑफ लेजर देखना है, सोशोलॉजी देखो। कल्चरल ज्योग्राफी देखना है, एंथ्रोपोलॉजी देखो। जेंडर ज्योग्राफी देखना है तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और वुमेन स्टडीज़ में हम देखते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम हिस्ट्री में देखते हैं। मेडिकल ज्योग्राफी हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। अर्बन ज्योग्राफी अगर आपको देखनी है तो अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग में हम देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखनी है तो उसमें हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं, और इसके साथ साथ ना अगर इलेक्टोरल ज्योग्राफी देखनी है तो सेफोलॉजी में देखते हैं, है ना, जिसमें हम गणना करते हैं कि हाँ भाई कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कहाँ की पॉलिटिकल क्या है। तो मिलिट्री ज्योग्राफी देखनी है, मिलिट्री साइंस में देखेंगे। पॉपुलेशन की अगर आपको ज्योग्राफी देखनी है तो हम डेमोग्राफी में देखते हैं, है ना। सेटलमेंट ज्योग्राफी देखनी है तो अर्बन और रूरल प्लानिंग में हम देखते हैं, तो ये इसकी सिस्टर ज्योग्राफी हो गई। वहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखनी है तो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। अगर रिसोर्सेज की ज्योग्राफी देखनी है, रिसोर्स इकोनॉमिक्स। अगर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी देखनी है तो एग्रीकल्चरल साइंस। इंडस्ट्रीज देखनी है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। अगर हम ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म देखें तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में हम देखते हैं। और वहीं ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना हो तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये इसकी सिस्टर डिसिप्लिन हमने देखी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि किस ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कितने तरह से डिवाइड करके हमने किस किस एरा में देखा है, और हमने किस किस तरह से इसको सब डिवाइड करके हमने इसकी सिस्टर डिसिप्लिन हमने बनाई हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर डील करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड लक।